लिन युआन ने गुस्से में मुक्का उठाया और सीधे लिन शू के चेहरे की तरफ झपटा। लेकिन लिन शू पीछे नहीं हटा। उसके होठों पर ठंडी हंसी थी, जैसे उसे सामने वाले की यह हरकत पहले से ही हास्यास्पद लग रही हो। मुक्का गिरने से पहले ही लिन शू ने सीधी लात चलाई। हवा को चीरती हुई वह किक इतनी तेज थी कि अगर लग जाती तो हड्डियां तक बज उठती। लेकिन ठीक उसी पल किन्यूची बीच में आ गया। उसने लिन यी युआन को जोर से पीछे खींच लिया और लिन शू की किक हवा में खाली चली गई। ठंडी हवा का एक तेज झोंका सबके बीच से गुजरा। किनयूची दोनों के बीच दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। क्या हुआ? उसने पूछा। वही सवाल जिसने लिन शू की बची खुची शांति भी तोड़ दी। लिन शू का गुस्सा तुरंत किनयूची पर टूट पड़ा। उसने शिमो के कंधे पर हाथ रखा था। तुम किस तरह के भाई हो? तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं रोका? उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, छुपी हुई घबराहट भी थी। लियो छिंग ने जल्दी जल्दी स्थिति समझी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि इस बार बात मामूली नहीं है। उसने माहौल संभालने की कोशिश की, कहने लगा कि लिन ये युआन बस लापरवाह है, उसे आदत है लोगों को छूकर बात करने की। लेकिन लिन चू की आंखों में अभी भी चिंगारियां जल रही थीं। तब लियू चिंग ने लिन यी युआन को पीछे से धक्का देकर फुसफुसाया, जल्दी माफी मांगो, मिस किन से भी और मिस्टर लिन से भी। लिन ये युआन पहले तो अड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसे बताया गया कि लिन शू बियान शिंगलान का दोस्त है, उसका चेहरा बदल गया। उसके दिमाग में गणित तेजी से चलने लगा। यह आदमी सिर्फ कोई दर्शक नहीं था। आखिर उसने बनावटी मुस्कान के साथ माफी मांगी, हल्की, खोखली और बिल्कुल बेदिल। लिन शू ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे किन शिमो से पूछा, डरी तो नहीं? किन शिमो ने जल्दी से कहा कि वे ठीक है। वह कोई और हंगामा नहीं चाहती थी, लेकिन इस जवाब से सिर्फ उसका डर छिपा, मिटा नहीं। तब लियू छिंग ने माहौल हल्का करने की कोशिश में कहा, बस आधा घंटा और फिर किन यूची का सीन खत्म हो जाएगा। यह सूचना क्यों दी, शायद वह खुद भी नहीं जानता था। लिनशू ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आया कि उसे यह बात क्यों बताई जा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर, जैसे वह यहाँ का मालिक हो। उसने किन शिमो को भी अपने पास बैठने का इशारा किया, जैसे साफ बता रहा हो आज से वह अकेली नहीं है। फिर किन्यूची और लिन यी युआन वापस सेट की ओर चल पड़े। चलते हुए किन्यूची की पीठ हमेशा की तरह सीधी, मजबूत और संयमित थी। लिनशू की निगाह अनचाहे उसी पीठ पर अटक गई। कभी वह इसी पीठ को बेडरूम में कार से उतारते हुए, शूट पर भेजते हुए और आखिरी विदाई तक देखते रहा था। उसे याद ही नहीं रहा क्या किन्यूची कभी पीछे मुड़कर देखता भी था। उसकी सोच तब टूटी जब बाहों और पैरों पर जलन उठी। मच्छरों के काटे हुए दानों ने सूजकर लाल गोल निशान बना दिए थे, इतने बड़े कि सिक्के से भी बड़े लग रहे थे। वह हाथ बढ़ाकर उन्हें खुजलाने ही वाला था कि एक परिचित धीमी आवाज उसके पास आकर रुकी, हाथ से मत खुजलाइए। बस इतना सुनते ही मच्छरों की जलन जैसे गायब हो गई और दिल की धड़कन बढ़ गई। लिनशू ने ऊपर नहीं देखा, उसे आवाज से ही पता चल गया था कि कौन है। उसने बस होठ भींचे और किनयूची के जूतों को देखते हुए चुप रहना चुना। किनयूची लगभग 1 मीटर दूर झुका और 2 छोटी बोतलें उसके पैरों के पास रख दी। एक की हरी ढक्कन, दूसरी की लाल। हरकत इतनी साधारण थी, फिर भी उसमें असहज करने वाली कोमलता थी। उसने धीमे स्वर में समझाया, हरी वाली मगवॉट ऑइंटमेंट है, खुजली कम करेगी। लाल वाली मच्छर भगाने के लिए है, पहले मरहम फिर स्प्रे। उसकी आवाज उतनी ही साफ थी जितनी किसी निजी देखभाल की आदत में होती है। लिन शू चुप रहा। उसने ऐसा जताया मानो सुना ही नहीं, लेकिन उसकी उंगलियां अपनी शर्ट को और कसकर पकड़ चुकी थीं। कुछ पल बाद किन यूची ने फिर कहा, ये बिल्कुल नए हैं, मैंने इस्तेमाल नहीं किए, आप आराम से लगा सकते हैं। मानो वह सिर्फ मच्छरों की नहीं, किसी और बड़ी दूरी की भी सफाई दे रहा हो। और इतना कहकर वह चला गया। 2 अनखुली बोतलें वहीं रह गईं, जैसे कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि 2 छोटे से सबूत हों कि किन यूची अब भी उसकी तरफ देखता है। सेट पर अब किन यूची का आखिरी सीन लग रहा था। एक ऐसा किरदार जो घायल होकर सूखे पत्तों के ढेर में छिपा है, अंधेरे में पड़े पड़े अपनी बची हुई सांसें गिन रहा है। दृश्य और वास्तविकता अजीब तरह से एक दूसरे में घुलने लगे। किन यूची के दूर जाते कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर हल्की सी चरमराहट छोड़ रही थी। शायद किसी और ने ध्यान नहीं दिया, मगर लिन शू के लिए वही आवाज सबसे ऊंची थी। उसने जानबूझकर दूसरी तरफ देखना चाहा, लेकिन आंख के कोने से भी वे 2 छोटी बोतलें उसे बार बार दिखाई दे रही थीं, जैसे वे किसी और से ज्यादा कीमती हों। उसने खुद को मन ही मन गाली दी, कमीने, अपने भाव क्यों नहीं संभाल पाते? डर, कोमलता, कमजोरी, सब कुछ फिर उसी एक आदमी के सामने बिखर रहा था। उसका सारा दिखावटी निडरपन टूट चुका था। जितना वह खुद को मजबूत समझता, किन यूची की एक छोटी सी हरकत उतनी ही आसानी से उसकी सारी तैयारी मिटा देती। पास बैठी किन शिमो ने धीरे से पूछा, भाई लिन, आप डिनर पार्टी में रुकेंगे? शायद उसने उसके चेहरे का बदलता रंग देख लिया था। लिन शू ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे भाई का काम खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। और डरना मत, वह तुम्हें फिर नहीं छुएगा। उसके शब्द लिन यी युआन के लिए थे, लेकिन असर कुछ और जगह जा रहा था।
किनशिमो असल में डरी हुई नहीं थी, वह उल्टा इस अजीब दिन को समझने की कोशिश कर रही थी। लिनशू का बार बार उभरता हुआ अतिरंजित संरक्षण और उसके भाई के साथ उसकी अनकही दूरी। फिर उसने अपने छोटे बैग से एक दवा की शीशी निकाली। फेंगयोजिंग, भाई लिन, ये लगा लीजिए, इससे खुजली भी कम होगी और मच्छर भी दूर रहेंगे। इस बार लिनशू ने मना नहीं किया। दवा लगाते ही जलन सी उठी, फिर धीरे धीरे खुजली कम हो गई। तेज गंध के बीच वह फिर से सेट की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद शूट खत्म हुआ। चारों ओर से तालियां और शोर उठने लगा। पत्तों और धूल में लिपटा कन्यूची दूर से किसी युद्ध से लौटे सैनिक जैसा लग रहा था। लिनशू खड़ा हो गया। मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। किनशिमो ने भी मुस्कुराकर विदा ली। उसने मुड़कर अंधेरे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। थोड़ी दूर जाते ही रोशनी पीछे छूट गई। अब सिर्फ चांदनी के कुछ टुकड़े पेड़ों के बीच से गिर रहे थे और उसी में उसकी अकेली परछाई लंबी होती जा रही थी। तभी पीछे से सूखे पत्तों पर भागते कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। किनयूची टॉर्च लिए उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। दोनों की नजरें अंधेरे में मिली। किनयूची एक पल को रुका, फिर और पास आ गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ आकर 1 मीटर दूर ठहर गया। लिनशू ने भी कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चलने लगा। उसके कदम बढ़ते और पीछे से किनयूची भी उतनी ही दूरी पर साथ साथ चलता रहता, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। अगर लिनशू तेज चलता तो किनयूची भी कदम बढ़ा देता, अगर वह धीमा पड़ता तो रोशनी भी उसी अनुपात में धीमी हो जाती, जैसे किसी ने बिना पूछे उसके अंधेरे का ख्याल रखना शुरू कर दिया हो। 500 मीटर का रास्ता अजीब तरह से लंबा हो गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे इस छोटे से रास्ते में एक पूरा घंटा बीत गया हो। जैसे ही बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया, लिनशू ने राहत की सांस ली और तेजी से आगे बढ़ा। उसकी छोटी कन्वर्टिबल वहीं खड़ी थी, अब भी उसका इंतजार करती हुई। उसने दरवाजा खोलने की भी जहमत नहीं उठाई, सीधे ऊपर से छलांग लगाकर ड्राइवर सीट में जा बैठा। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी पलट दी। हेडलाइट्स ने नारियल के तनों को अचानक सफेद कर दिया। इंजन की गरज के बीच पीछे से एक ही वाक्य आया, सीट बेल्ट। आवाज दब गई थी, लेकिन साफ थी, और यही उसे और ज्यादा बेचैन कर गया। लिनशू ने दांत भींचे और गाड़ी को लगभग उड़ते हुए निकाल दिया। हवा में पेट्रोल, नारियल और रात की नमी घुली हुई थी। स्पीडोमीटर ऊपर चढ़ता गया, ठीक उसकी धड़कन की तरह। जब तक रियरव्यू मिरर में किनयूची दिखना बंद नहीं हुआ, उसने एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाया। फिर अचानक गाड़ी धीमी कर दी और एक हाथ से सीट बेल्ट लगा ली, जैसे खुद से हार मान ली हो। कार धीमी हो गई थी, लेकिन उसका दिल नहीं। उसकी छाती में अभी भी वही बेताल धड़कन गूंज रही थी, जैसे कहीं भीतर कोई बंद दरवाजा टूट रहा हो। वह बिना दिशा के द्वीप की सड़क पर घूमता रहा। कब वह जगमगाते नाइट मार्केट तक पहुंच गया, उसे खुद भी ठीक से याद नहीं रहा। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, कई बार की लड़कियां और कैट बॉय उसके चारों ओर आ गए, हंसते हुए, टूटी फूटी मंदारिन में उसे अंदर बुलाते हुए। हर तरफ चमकीली नियॉन रोशनी, तेज संगीत और सस्ती मुस्कानें थी। लिनशू ने एक पल उन्हें देखा और लगभग बेवकूफी भरा सवाल पूछा, यहाँ शराब मिलती है? जवाब में सबके चेहरे पर एक साथ चमक आ गई। बिल्कुल सर, आइए। उसने गहरी सांस ली, सिगरेट जलाई और धुएं के साथ अपना बाकी संतुलन भी बाहर छोड़ते हुए बार की तरफ बढ़ गया। आज रात उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, शोर, शराब और कुछ ऐसा जो दिल की धड़कन को दबा सके।